नमस्कार, मैं हूं दीपक चौरसिया और वक्त है कसम संविधान की में बड़े मुद्दों पर बड़ी बहस का, यानी चुनाव पर चर्चा का। कबीरदास ने कहा था, प्रेम गली अति सकरी, जामे दो ना समाए। हम उसी बात को आज की राजनीति पर लाएंगे और जानेंगे कि जब दो नहीं समा सकते हैं तो फिर मोदी विरोध की गठबंधन गाली में 28 दल कैसे समाएंगे, वो भी तब जब इसकी प्रेम में कंडीशन सप्लाई है। सबके अपने अपने बैरियर हैं, अपने अपने स्टॉपर हैं, अपने अपने पैरामीटर्स हैं। सबसे पहले मोदी की खबर दे दे। संसद सत्र निपटते ही मोदी 24 के प्रचार में जुट जाएंगे। हर राज्य में 2-3 दिन के दौरा करेंगे। बीजेपी 160 सीटों पर जल्दी कैंडिडेट उतारेगी। वो सीटें जहां 2019 में हारी थी। ये तो रही मोदी और बीजेपी की स्पीड। अब विपक्ष के इंडिया अलायंस पर आते हैं। कल ही चौथी बैठक निपटी है और फिर से बर्तन टकराने की आवाज आई है। ममता बनर्जी ने कल मल्लिकार्जुन खड़गे का पीएम कैंडिडेट बनाने का प्रस्ताव रखा, जिसका केजरीवाल ने भी समर्थन किया। कल कुछ नेता मान रहे थे, पर ममता ने आज कहा, हाँ, खड़गे का नाम उन्हीं का आइडिया था, क्योंकि लोग पूछते हैं कि आपका नेता कौन, तो कब तक जवाब न दे। सवाल घूम रहे हैं कि खड़गे का नाम बढ़ाने में राहुल गांधी को पीछे करने की कहीं खुराफात तो नहीं। दूसरी खबर यह कि खड़गे का नाम आते ही नीतीश कुमार ने मुंह फुला लिया। बेंगलुरु की तरह कल भी वो प्रेस कॉन्फ्रेंस से पहले ही लालू के साथ निकल गए और अभी तक मौन साधे हुए हैं। तीसरी नाराजगी की खबर समाजवादी पार्टी की है। अखिलेश यादव नाराज है कि यूपी में मायावती को साथ लाने की कोशिश क्यों हो रही है। अखिलेश नहीं चाहते कि 80 सीटें 3 लोगों के बीच बंटे। चौथी घटपट की खबर पंजाब से है। आम आदमी पार्टी पंजाब में कांग्रेस को एक भी सीट देने को तैयार नहीं है। कांग्रेस के पंजाब यूनिट भी पहले ही कह चुकी है कि पंजाब में एक सीट नहीं छोड़ेंगे। कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे ने मान लिया कि यूपी, दिल्ली, पंजाब में समस्या है। ममता बनर्जी ने 31 दिसंबर तक सीट बंटवारे की डेडलाइन भी दे दी है। गठबंधन में कल दावा किया गया था कि चौथी बैठक बड़े काम की रही, लेकिन जेडीयू के सांसद सुनील कुमार कह रहे हैं कि कल चाय बिस्किट के अलावा कुछ नहीं हुआ। पहले की बैठकों में कम से कम समोसे तो होते थे, कल तो वो भी नहीं थे। कोई सीरियस डिस्कशन नहीं हुआ। तो इसी पर चर्चा करेंगे। पहले सबकी बातें सुने, फिर जानेंगे कि गठबंधन की गली अति सकरी, जामे 28 दल कैसे समाए। खड़गे जी को नाम हमने किया है कि हर लोग पूछता है एक फेस तो चाहिए, तुम्हारा फेस कौन है, तो इसी के लिए हम प्रपोजल दिया था कि खड़गे जी को होना चाहिए। खड़गे जी अगर फेस होगा तो ठीक है। पहले सभी लोग जीत के आना है। जीत के लिए क्या करना, उसके बारे में हम सोचें। कौन प्राइम मिनिस्टर बनना, ये बाद में की बात है। बिहार की जनता चाहती है कि देश का प्रधानमंत्री अगर किसी को बनना हो तो माननीय नीतीश कुमार जी बने। जिसके पास 44 विधायक हैं, उनके नाम को कोई क्यों प्रस्तावित करेगा। ये नीतीश जी गलतफहमी में है। बीजेपी छोड़कर इसीलिए गए थे कि प्रधानमंत्री बन जाएंगे, लेकिन प्रधानमंत्री बनना तो दूर की बात, संयोजक का जो पद है वो भी उनको नहीं मिल पाया। जो निर्णय सर्वमान्य होगा हम उनके साथ है। मुझे लगता है कल बहुत से दलों ने उस प्रस्ताव के ऊपर असहमति नहीं व्यक्त की है। कांग्रेस ने अभी हाल में 2 दिन पहले कहा था कि कांग्रेस पार्टी के पास फंड की कमी है, तो इसलिए डोनेशन अभी आने में विलम्ब है। तब तक के लिए कल बिना समोसे की चाय बिस्किट पर ही चर्चा होकर समाप्त हो गई। इंडिया अलायंस में कोई ये लोग आखिर तक एक साथ रहेंगे नहीं। जब सीटों का बंटवारा होगा तब इसमें बहुत बड़ा विवाद होने वाला है। सीट शेयरिंग का भी हम मिल के पहले जिस स्टेट में हमारे लोग हैं, पहले वो लोग वहाँ पर एक दूसरे से समझौता करेंगे। ये 13.5% वोट हमारा इंटैक्ट है, और जिस गठबंधन के साथ मिल गया तो, या उधर भाजपा के साथ मिल गया तो एक तरफा जीत होती हुई चली जाएगी। और जिसकी पूरी यूपी, उसका पूरा देश, और यूपी पूरी उसकी, जिसके साथ हम।
प्रेम गली अति सकरी जामे दो ना समाए। तो इंडिया गठबंधन में कैसे समाएंगी इतनी सारी पार्टियां, क्योंकि कंडीशंस एंड टर्म्स अप्लाई हैं। इसी पर बात करेंगे। प्रेम शुक्ला जी प्रवक्ता बीजेपी के मेरे साथ हैं, चरण सिंह सापरा साहब कांग्रेस के राष्ट्रीय प्रवक्ता मेरे साथ हैं, मेरे साथ घनश्याम तिवारी जी है समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय प्रवक्ता हैं, कुलदीप कुमार जी हैं आम आदमी पार्टी के प्रवक्ता हैं। कुलदीप कुमार जी भी कह रहे हैं कि हम किसी भी हालत में पंजाब में जो है वो कांग्रेस को एक भी सीट नहीं देंगे, इस पर भी आएंगे। और RLJD के प्रवक्ता माधव आनंद जी भी मेरे साथ हैं, वो सहयोगी के तौर पर है। लेकिन सबसे पहले कल की मीटिंग को एक, मेरे नाम गलत नहीं हो, सुनील कुमार पिंटू जनता दल यूनाइटेड के एक सांसद ने बड़ा अच्छे से समझाया है। चरण भाई एक बार सुन लेते हैं, फिर उसके बाद आता हूं मैं आपके पास सवाल पूछने के लिए, और सबके पास 90-90 सेकंड का टाइमर होगा। कांग्रेस ने अभी हाल में 2 दिन पहले कहा था कि कांग्रेस पार्टी के पास फंड की कमी है। 138 रुपया, 1380 रुपया या 13,800 वो लोगों से डोनेशन मांग रही है। तो इसलिए डोनेशन अभी आने में विलम्ब है। तब तक के लिए कल बिना समोसे की चाय बिस्किट पर ही चर्चा होकर समाप्त हो गई, बिना किसी भी सीरियस मुद्दे पर कोई चर्चा हुई। बिना किसी सीरियस मुद्दे पर चर्चा हुए। सप्रा साहब क्या कहेंगे आपके इंडिया गठबंधन के सहयोगी JDU के MP के इस बयान पर? देखिए, JDU के MP ने जो कहा उसके ऊपर विस्तार रूप से तो वही उत्तर दे सकते हैं, लेकिन कुल मिलाकर के जो कल इंडिया गठबंधन की बैठक थी उसके अंदर व्यापक चर्चा हुई, मुद्दों पर चर्चा हुई कि किन किन मुद्दों को लेकर के हमने आगे जाना है, एजेंडा पूरी तरह से क्या होगा। कुछ बातें झंडे पर भी हुई कि इंडिया गठबंधन का झंडा क्या होगा। फिर एक अहम बात तय हुई कि हमें 8 से 10 रैलियां इंडिया गठबंधन की करनी है, जिसकी पहली रैली तकरीबन 30 जनवरी की डेट भी जो है वो भी तय हुई है। 30 जनवरी को हो सकता है वो पटना के अंदर चंद दिनों में तय हो जाएगा। पटना में जो गांधी मैदान है वहां पर वो रैली होगी। तो ऐसा नहीं है कि वहां पर कोई चर्चा नहीं हुई है, वहां पर तमाम सारी चर्चाएं हुई है कि किस तरह से हमको आगे जाना है। मोदी वर्सेस मुद्दा हमें 2024 में लेकर के जाना है, और तमाम सारे मुद्दे जो होंगे, चाहे वो महंगाई का मुद्दा हो, बेरोजगारी का मुद्दा हो, किसान उत्पीड़न का मुद्दा हो, किसानों को MSP C2 प्लस 50% नहीं मिला है, दलित उत्पीड़न का मुद्दा हो, आदिवासी उत्पीड़न का मुद्दा हो, महिला उत्पीड़न का मुद्दा हो, और सबसे बड़ा मुद्दा जो अभी हाल ही में चल रहा है, जो हम देख रहे हैं कि लोकतंत्र के मंदिर के अंदर किस तरह से लोकतंत्र नहीं ठोकतंत्र चल रहा है। 143 सांसदों को निलंबित कर दिया गया है, और प्रताप सिम्हा जिसने वो पास इशू किया था उसके ऊपर कोई कार्रवाई नहीं होती है। उसके लिए रेड कारपेट बिछा करके रखा है कि कब वो आएंगे, कब अपनी बात कहेंगे, और तब जाकर के निर्णय होगा। 143 सांसदों को सस्पेंड किया, मात्र 2 सांसदों को बचाने के लिए, अमित शाह को और प्रताप सिम्हा को। और ये तमाम सारी चीजें जो है ये दिखाती है कि संसद के अंदर मन की बात होने वाली है, आज से जन की बात नहीं होगी। ठीक है, प्रेम शुक्ला जी आपका जवाब, और इस पर आप क्या कहेंगे कि इस बार तो समोसा, वो वैसे चरण सिंह साहब वो ये बोल रहे हैं कि कांग्रेस के पास फंड की कमी है, तो कल चाय बिस्किट पे ही मामला निपट गया, समोसा तक नहीं खिलाया। देखिए, इतना तो अपने सहयोगियों का ख्याल करिए, समोसा खिलवा दीजिए उनको। देखिए, जनता दल यूनाइटेड के सुनील सिंह पिंटू जो हैं, उनके बयान पर तो जो है जनता दल यूनाइटेड के साथ साथ इंडी अलायंस के जो प्रवक्ता हैं वही जवाब दे सकते हैं कि समोसे में, जहां कहा जाता था कि जब तक समोसे में आलू रहेगा तब तक बिहार में लालू रहेगा, वो समोसा भी नहीं दे रहे हैं। तो जनता दल यूनाइटेड वालों को पीड़ा तो होनी ही होनी है। अब जहां तक बात है कि इंडी अलायंस और जो मुद्दे रखे हैं आदरणीय चरण सिंह सप्रा जी ने, मुद्दे की बात है कि भारतीय जनता पार्टी में आदरणीय नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में संसदीय परंपरा, लोकतांत्रिक परंपराओं का स्वर्ण काल है। अब 143 सांसद अगर जो है लोकतंत्र के मंदिर में अभद्रता करेंगे, अशालीन व्यवहार करेंगे, जो सर्वदलीय बैठक में तय हुआ था कि आप तख्तियां जो है सदन के भीतर नहीं ला सकते, आप तख्तियां लेकर आएंगे, आप वेल में कूदेंगे, आप अध्यक्ष या सभापति के आसन के पास आ जाएंगे, तो स्वाभाविक तौर पर आप पर कार्रवाई होगी। और एक कार्रवाई कोई पहली बार नहीं हुई है। दीपक जी, आप तो बहुत पुराने पत्रकार हैं, लंबे समय तक आपने संसदीय कार्रवाइयों की रिपोर्टिंग की है। कभी भी कोई वेल में आता था तो उसके खिलाफ कार्रवाई होती रही है, कोई तख्ती दिखाता उसके खिलाफ कार्रवाई होती रही है, कोई संसद में संसदीय मर्यादा का उल्लंघन करेगा
तो उसका निलंबन होता रहा है। तो ये लोकतंत्र की परंपरा का अनुकरण है और ये 1952 से लेकर 2014 तक भी इसी तरह संसदीय परंपरा का अनुकरण होता था। अब जिन्होंने लोकतंत्र को ठोकतंत्र बनाना जो है तय किया है, वो ठोकतंत्र बनाने का कोई भी प्रयास कर ले, हम लोकतंत्र को साबुत रखेंगे, लोकतंत्र का स्वर्ण काल जो है बरकरार रखेंगे। ठीक है, कुलदीप कुमार जी, सबसे पहले आपसे जानना चाहता हूं, कांग्रेस के लिए सीटें छोड़ेंगे पंजाब में? देखिए दीपक भाई, वो तो जो भी इंडिया गठबंधन की मीटिंग में तय होगा, जो भी पार्टी के लीडर्स तय करेंगे, निश्चित रूप से उस पर आम आदमी पार्टी आगे बढ़ेगी, गठबंधन आगे बढ़ेगा। और गठबंधन तो आज इतनी मजबूती से आगे बढ़ रहा है कि भारतीय जनता पार्टी की प्रेम शुक्ला जी की जो बौखलाहट है वो दिखाई चैनल पे भी दे रही है और वहाँ संसद में भी दिखाई दे रही है। पंजाब में सीटें देंगे, इनको नहीं देंगे, मैंने तो बता दिया ना, जो यूनिट कह रही है पंजाब की नहीं देना, एक भी सीट नहीं देना। जो भी देखिए नहीं देखिए मैंने क्या कहा, जब हम एक गठबंधन में होते हैं, उस गठबंधन की मर्यादाएं होती हैं, वहां बातचीत होती है, वहां डिस्कस होता है। जो डिस्कस होगा, जिसको जितनी जब सीटों का बंटवारा होगा तो निश्चित रूप से आम आदमी पार्टी को, कांग्रेस को जो सीटें मिलेंगी, देनी होंगी, वो दी जाएंगी। उस मीटिंग में तय होगा। यहां मैं बैठ के थोड़ी तय करता हूं उनको सीटें दी जाएंगी, वहां बैठ के मीटिंग में तय होगा और वो मीटिंग का एजेंडा है, उसमें चर्चा होती है। लेकिन आज चर्चा का विषय ये नहीं है। आज चर्चा का विषय यह है कि कैसे इस देश के लोकतंत्र के इतिहास के अंदर पहली बार संसद के अंदर 141 से ज्यादा सांसदों को सस्पेंड कर दिया गया, केवल इसलिए कि वो मोदी जी की मन की बात नहीं कर रहे थे। वो बात कर रहे थे जनता की, वो बात कर रहे थे संसद सुरक्षा की। अगर वो मोदी जी के मन की बात करते तो वो संसद के अंदर होते, लेकिन उन्होंने जनता की बात करी, बेरोजगारी की बात करी, महंगाई की बात करी, देश के संविधान को बचाने की बात करी, लोकतंत्र को बचाने की बात करी, इसलिए वो संसद के बाहर है। लेकिन देश देख रहा है कि इनसे पहले जो है तख्ते नशी था ना, उसे भी खुदा होने पर अपना इतना यकीन था। तो देश की जनता सब जान रही है, जनता है ये सब जानती है, निश्चित रूप से इनसे अपना बदला लेगी। दीपक जी, 2024 के चुनाव में भारतीय जनता पार्टी पूरी बौखलाई हुई है। इंडिया गठबंधन से बहुत मजबूती के साथ ये गठबंधन आगे बढ़ रहा है और निश्चित रूप से देश के लोगों की उम्मीदें इनके साथ हैं। ऐसे लीडर्स इस गठबंधन के अंदर हैं जिनके पास अपने अपने राज्य के अंदर अपना वोट बैंक है, अपना वर्चस्व है, और जब वो सब मिलकर आगे बढ़ेंगे तो निश्चित रूप से भाजपा का पतन होना तय है। ठीक है, अब माधव आनंद जी आपके पास, आप एनडीए के सहयोगी हैं। अब मुझे ये बताइए कि नीतीश कुमार जी क्या हो गया, नाराज क्यों हो गया? अगर प्रेस कॉन्फ्रेंस में क्यों नहीं बैठे? कुछ अंदर की खबर बताइए। फिर चाय समोसे वाली बात तो उनके सांसद बता ही चुके हैं। देखिए, मेरे चाचा की हालत तो विचित्र है दीपक भाई। चाचा की क्या स्थिति है, और हम लोग बहुत चिंतित हैं चाचा के स्वास्थ्य को लेकर कि इतने बड़े सूबे के मुख्यमंत्री का अगर दिमागी हालात ठीक नहीं हो, यानी एक मुख्यमंत्री का प्रोटोकॉल होता है, मुख्यमंत्री को क्या बोलना चाहिए, क्या नहीं बोलना चाहिए, वो हमेशा ध्यान में रखा जाता है। फिर आदरणीय नीतीश कुमार जी की हालत तो अत्यंत दयनीय है और उनके स्वास्थ्य जो है सो जल्दी से जल्दी सुधार हो। और मैं तो प्रधानमंत्री जी से भी आग्रह करना चाहूंगा कि अगर बिहार सरकार अपने खर्चे पे इलाज नहीं करवा पा रही है तो केंद्र सरकार को भी कहीं न कहीं जो है हस्तक्षेप करने की आवश्यकता है। अब बात करते हैं इंडी अलायंस पे। इंडी अलायंस का न वर्तमान है न भविष्य है। जिस अलायंस का मकसद सिर्फ एक हो कि आदरणीय नरेंद्र मोदी जी को हटाओ और सिर्फ इसी मकसद में लगे रहें, न कोई विजन डॉक्यूमेंट जनता के सामने पेश कर पाए, तो आप अनुमान लगा सकते हैं कि भारत की जनता कैसे उनको एक्सेप्ट करेगी। जहां इनकी नजर प्रधानमंत्री के कुर्सी पे है तो आदरणीय नरेंद्र मोदी जी की नजर पूरे भारतवासियों पे है। तो इनकी नजर प्रधानमंत्री के कुर्सी पे और प्रधानमंत्री जी के नजर भारतवासियों पे कि भारतवासियों के लिए क्या क्या कर सकते हैं और जो बेस्ट हो सकता है वो प्रधानमंत्री जी जैसे दे रहे हैं। तो इस गठबंधन का कुछ नहीं होने वाला है, न भूत है, न भविष्य है, न वर्तमान है, कुछ भी नहीं। और इतनी सारी इसमें असमानताएं हैं, इतने सारा विरोधाभास है कि देखिए लोकसभा चुनाव से पहले ही पूरी तरह खंडित विखंडित तितर बितर हो जाएगा, ताश के पत्ते की तरह ढह जाएगा, कोई अस्तित्व नहीं होगा। आप किसी भी स्टेट का उदाहरण ले लीजिए, चाहे यूपी का हो चाहे बिहार का हो, जितनी रीजनल पार्टियां हैं सब चाहती है कि फ्रंट सीट पे मैं बैठूं, ड्राइविंग सीट पे मैं बैठूं और कांग्रेस जैसे पीछे बैठे। और कांग्रेस का एक मकसद है राहुल गांधी जी को प्रधानमंत्री के कुर्सी पे बैठावे। तो आप अनुमान लगा सकते हैं इस गठबंधन का कुछ नहीं होने जा रहा है, इस गठबंधन का कोई माई बाप नहीं है। ठीक है, मैं सीधे चलता हूं पटेल साहब के, घनश्याम तिवारी जी को बात। घनश्याम तिवारी जी, कुछ लोग कह रहे हैं कि बसपा को भी ले आइए, तो आप चाहते हैं बसपा आए गठबंधन में? नमस्कार दीपक जी, आपको, को पैनलिस्ट को और दर्शकों को। 3 बातें महत्वपूर्ण हैं। पहली बात, जो आज देश के लोकतंत्र में काला अध्याय है, आपके दर्शकों से कहूंगा कि अगर आप चाहते हैं कि आपके बच्चों को एक
पुष्ट लोकतंत्र में मिले तो अपने बच्चों को बताइए कि देश के लोकतंत्र में ऐसा काला अध्याय है कि लगभग 150 सांसदों को बाहर करके सरकार महत्वपूर्ण कानून बना रही है, जिसमें कहीं 3 विपक्षी सांसद बोल रहे हैं, 4 विपक्षी सांसद बोल रहे हैं। लोकतंत्र आईसीयू में है। ऐसे में ये चटपटी चर्चाएं हो सकती हैं कि कौन नाराज है, नहीं है, सूत्र ने क्या बोला, नहीं बोला। जैसे दीपक जी इतने बड़े जर्नलिस्ट होते हुए भी 10 बार बोले हैं कि सुनील कुमार पिंटू ने ये कहा, लेकिन ये नहीं बताएंगे कि 20 साल तक सुनील कुमार पिंटू भारतीय जनता पार्टी के वरिष्ठ नेता रहे, वहां पे सरकार में मंत्री भी रहे, अभी कुछ समय जेडीयू के सांसद हैं और आगे रहेंगे या नहीं रहेंगे। ये चटपटी खबर है। ये न्यूज को इस तरीके से ढाला जाता है कि आप असली बात न जान पाए। असली बात क्या है? एक विपक्षी गठबंधन एक साथ आया है जिसका नाम है इंडिया गठबंधन, जो चाहता है कि देश के युवाओं के पास रोजगार हो, ताकि ऐसी अराजक स्थिति ना आए कि गृह मंत्री को कायरता से अपना चेहरा छुपाना पड़े और देश के कुछ गुमराह युवा संसद में इस तरीके से हमला करें और सरकार उस पर चुप रहे। ऐसी स्थिति नहीं होनी चाहिए। पहली बार मैं सोच भी नहीं सकता कि इस देश में पढ़े लिखे युवाओं की यह हालत हो गई है कि बेरोजगारी पर सरकार जिम्मेदारी ले, उन्हें ऐसा कदम उठाना पड़ा। देश में हालात ऐसे हैं कि जो सांसद संसद में नहीं है उनका भी निलंबन हो जाता है और सरकार बेशर्मी से सफाई दे रही होती है। अंतिम बात कहूंगा कि देश में हालात ऐसे हैं, पूरे डेमोक्रेसी की मिमिक्री हो रही है, लेकिन एक वीडियो को इस तरीके से प्रस्तुत किया जा रहा है कि वो डेमोक्रेसी से बड़ा हो गया है। ठीक है, मैं सीधे चलता हूं प्रेम शुक्ला जी के बाद। प्रेम शुक्ला जी, उन्होंने कह दिया कि एक वीडियो डेमोक्रेसी से बड़ा हो गया है। घनश्याम तिवारी जी ने देखो, 2 कायरता और बेशर्म जैसे शब्दों का प्रयोग किया। अब अगर मैं किसी तरह का जो है अगर कठोर शब्दों का प्रयोग करूं तो किसी को आपत्ति नहीं होनी चाहिए। देखिए कि इनकी दशा ये है कि ये आपने इनसे प्रश्न क्या पूछा कि बसपा के साथ समझौता होगा कि नहीं, आए बाएं साएं सब बक के गए ये, लेकिन मुद्दे पर नहीं आए। कारण कि इनके पास कोई उत्तर नहीं है। जिसके पास कोई उत्तर नहीं होता, तथ्य नहीं होता, वो यहां वहां की बातें करता है। अब जो है लोकतंत्र का जो मंदिर है, उस मंदिर में अगर कोई अराजकता करेगा तो उस अराजकता के खिलाफ कार्रवाई होगी कि नहीं होगी। ये बेरोजगारी की बात कर रहे हैं। 1991 से लेकर 2013 तक एनएसएसओ का आंकड़ा है, उसमें जो है 6.1 करोड़ रोजगार का सृजन हुआ, जिसमें जो है 3 साल खुद जो है समाजवादी पार्टी उस सरकार में शामिल थी 96 से 98 2 वर्षों तक उस, और 16 साल का पूरा शासनकाल जो है इंडी अलायंस के घटक दलों का था। अभी इस बार एसबीआई का आंकड़ा है 4.82 करोड़ लोगों को 2020 से 2023 के बीच में ईपीएफओ में रजिस्टर हुए, यानी नए रोजगार सृजित हुए हैं। 21% 41 करोड़ लोगों को मुद्रा लोन मिला है, उसमें 21% नए लोगों को मिला है, यानी 8 करोड़ रोजगार का सृजन हुआ। ऑटोमोबाइल सेक्टर में हम दूसरे क्रमांक पे चले गए हैं। 50 करोड़ लोगों को जो है हेल्थ कवर हमने दे दिया है। हम हर दिन सड़कों के निर्माण में आगे बढ़ रहे हैं। एयरपोर्ट जितना 70 साल में बना, उतने एयरपोर्ट आज हमारे बने हैं। आप शौचालयों की संख्या देख लीजिए, हर घर नल से जल की संख्या देख लीजिए, 4 करोड़ लोगों को प्रधानमंत्री आवास योजना की तरफ मकान देख लीजिए। तो रोजगार का सृजन जो आदरणीय मोदी जी ने 2014 में कहा था, उससे बेहतर हुआ है। लेकिन जो बेरोजगारों के नाम पर अफजल गुरु का समर्थन करते रहे हो, ऐसे तत्व तो आज भी जो है अराजक भेदियों के समर्थन में किस तरह से बेशर्मी से खड़े हैं, उनकी लोकतंत्र के प्रति कैसी जो है कायराना वृत्ति है, इसका प्रमाण है। ठीक है, मैं ब्रेक के लिए रुकूंगा, चरणजीत सापरा साहब से भी शुरू करूंगा और घनश्याम तिवारी जी बात कर रहे हैं। इंडिया गठबंधन पे कल बैठक हुई थी, कई अप्रत्याशित चीजें हुई, जैसे एकाएक अरविंद केजरीवाल जी और ममता बनर्जी ने प्रस्ताव रख दिया क्या करने के लिए, ये जताने के लिए कि हम मल्लिकार्जुन खड़गे जी को जो है प्रधानमंत्री का उम्मीदवार बना दिया जाए। इससे सुन रहे कि नीतीश कुमार नाराज हो गए। इसके अलावा कई सारे और प्रॉब्लम्स है। पंजाब में आप और भारतीय जनता पार्टी का प्रॉब्लम, उत्तर प्रदेश में सीट शेयरिंग का प्रॉब्लम, दिल्ली में सीट शेयरिंग का प्रॉब्लम, समस्याएं बहुत है। इन्हीं तमाम मुद्दों पर हम बात कर रहे हैं। और अब मेरा अगला सवाल जो है सीधे चरणजीत सिंह सापरा साहब से होगा। सापरा साहब, 100 दिन बचे हैं, आपका नेता तय नहीं है, आपकी नीति तय नहीं है, मोदी के सामने ऑल्टरनेट एजेंडा आप क्या रखेंगे? थोड़ा समझाइए मुझे, क्या होगा आपका? बिल्कुल दीपक जी, नीति तय है और मैंने एजेंडा भी आपको बताया। मैंने बताया कि इनिशियल एजेंडा जो है वो महंगाई, बेरोजगारी, दलित उत्पीड़न, किसानों की समस्या, आदिवासियों का उत्पीड़न, महिलाओं का उत्पीड़न, मणिपुर का इतना बड़ा कांड हुआ है
और ये जो अभी पार्लियामेंट के अंदर जो कांड चल रहा है इनका, ये तमाम सारे मुद्दे होंगे और भी मुद्दे आएंगे। ऐसा नहीं है कि कोई मुद्दा नहीं। एक 2024 का जो चुनाव होगा ये मोदी वर्सेस मुद्दा होगा। एक तरफ मोदी होंगे, दूसरी तरफ वो मुद्दे होंगे जो इनकी विफलता थी। इनकी विफलताएं हम जनता के बीच में लेकर के जाएंगे और जनता को कहेंगे कि देखिए यहां इन्होंने ये वादे किए थे, ये पूरी तरह से विफल रहे हैं। तो मोदी वर्सेस मुद्दा ये 2024 का एजेंडा होगा। जहां तक आप चेहरे की बात कर रहे हैं, मैं आपको याद दिला दूं कि ये प्रेसिडेंशियल फॉर्म ऑफ इलेक्शन नहीं है। यहां पर लोकतंत्र की प्रणाली है, संसदीय प्रणाली है। संसदीय प्रणाली के तहत चलेगा ये इशू। और 2004 के अंदर जब एक तरफ शाइनिंग इंडिया था, अटल बिहारी वाजपेयी एक बहुत बड़ा चेहरा था और नरेंद्र मोदी से भी बड़ा चेहरा था अटल बिहारी वाजपेयी साहब का, तो उस समय शाइनिंग इंडिया को श्रीमती सोनिया गांधी जी के नेतृत्व में हमने धराशायी किया। कुछ प्री पोल अलायंस हुए, कुछ पोस्ट पोल अलायंस हुए। डॉक्टर मनमोहन सिंह जी का चेहरा पहले नहीं था चुनाव के पहले, लेकिन बाद में डॉक्टर मनमोहन सिंह जी प्रधानमंत्री बने और 10 साल तक उन्होंने कामयाबी से यूपीए को चलाया। उल्टा 2009 के अंदर हमें जो 2004 में सीटें मिली थी, उससे भी ज्यादा संख्या में सीटें जो है वो 2009 में मिली हैं। तो कांग्रेस पार्टी के पास या इंडिया गठबंधन के पास चेहरे की कमी है, ऐसे कतई नहीं है। प्रेम शुक्ला जी क्या कहेंगे? अच्छा बताइए, ये नाम क्यों आया मल्लिकार्जुन खड़गे का प्रधानमंत्री पद पर? आपका क्या विश्लेषण है अपोजिशन पार्टी के प्रवक्ता के नाम पर? देखिए दीपक जी, कुल मिलाकर आदरणीय चरण सिंह सप्रा जी की बात से यह स्पष्ट हो गया कि मल्लिकार्जुन खड़गे के नाम पर कांग्रेस की सहमति नहीं है। इतना तो स्पष्ट हो गया। स्वयं मल्लिकार्जुन खड़गे जी ने कल ये कहा कि पहले एमपी हो जाने दीजिए, बाद में पीएम का तय कर लिया जाएगा। अब देखिए, दो लोगों ने नाम प्रस्तावित किया। पहला तृणमूल कांग्रेस पार्टी ने प्रस्तावित किया और तृणमूल कांग्रेस पार्टी ने प्रस्तावित करने के पहले सुश्री ममता बनर्जी का आप बयान उठाकर देख लीजिए। सुश्री ममता बनर्जी कहती हैं कि हम बंगाल में सीपीएम और कांग्रेस के पास लड़ने लायक सीटों की संख्या नहीं है, इसलिए उनको न्यूनतम सीटें लेनी चाहिए। और आज ही सीपीएम के एक सांसद का बयान आया है कि ममता बनर्जी के कार्यकाल में भ्रष्टाचार में बेतहाशा वृद्धि हुई है। आज ही का बयान है। तो आप समझ सकते हैं वहां कितना बड़ा कन्फ्लिक्ट है, सीपीएम वर्सेस कांग्रेस वर्सेस ममता बनर्जी। और अधीर रंजन चौधरी और ममता बनर्जी के रिश्तों को तो आप जानते ही है कि अधीर रंजन चौधरी लोकसभा में नेता होने के बावजूद कांग्रेस के, उनको जो है इंडी अलायंस की बैठकों में निमंत्रण तक नहीं जाता है। दूसरी तरफ अरविंद केजरीवाल जी ने पंजाब में 2 दिन पहले कहा कि हम पंजाब में सीटें नहीं देंगे। पंजाब से उनका अरविंद केजरीवाल का बयान है। और अरविंद केजरीवाल जो आम आदमी पार्टी के संयोजक भी हैं, उनके बयान को कोई जो है सूत्रों के हवाले से तो कहा नहीं जा रहा है, उनका स्पष्टता से बयान है। तो जिन लोगों को सीटें नहीं देनी है वो जो है मल्लिकार्जुन खड़गे का नाम पेश कर रहे हैं। और कांग्रेस इस दांव को समझ रही है, इसलिए मल्लिकार्जुन खड़गे विनम्रता से अपना नाम अस्वीकार कर रहे हैं और कांग्रेस ने अभी तक उनका नाम आगे नहीं किया है। ठीक है, मैं सीधे यहाँ से यही कुलदीप कुमार जी के पास ही चलता हूँ। कुलदीप कुमार जी, अभी एक बड़ी रैली हुई थी जिसमें अरविंद केजरीवाल जी गए, कहा कांग्रेस को एक भी सीटें नहीं, तो कहाँ जा रही है, कैसे? और 10 दिन वो अब गायब भी है। मैंने शायद से विपाशना के लिए गए हैं 10 दिन। तो कुलदीप कुमार जी, सब कुछ ठीक है आम आदमी पार्टी और इंडिया के बीच और कांग्रेस के बीच? देखिए, हम तो मजबूती के साथ इंडिया अलायंस का हिस्सा हैं और इंडिया अलायंस के अंदर भागीदार हैं, साथ मिलकर चुनाव लड़ने की बात है। और दूसरी बात देखिए, इसलिए जरूरी है आज इंडिया अलायंस में बार बार एक बात कह रहा हूं कि आज जो संकट है वो इस देश के संविधान के ऊपर है। आपका कार्यक्रम है संविधान की शपथ। आज उस संविधान के ऊपर, उस बाबा साहब अम्बेडकर के उन संविधान के ऊपर एक संकट मंडराया हुआ है कि भारतीय जनता पार्टी संविधान के विरोध में सारे काम कर रही है, इस देश के लोकतंत्र को खत्म करने के लिए काम कर रही है। आज वो ईडी और सीबीआई के माध्यम से देश की सरकार को चलाने की कोशिश कर रही है, दूसरे नेताओं को दबाने की कोशिश कर रही है। चुनाव होता है, चुनाव में आप आइए, आप लड़िए, आप जीतेगा, कोई हारेगा, इस चलता रहता है। ये जनतंत्र है, लोकतंत्र है, लेकिन आप ही चुनाव जीतेंगे। ये हिटलर शाही है कि मैं ही जीतूंगा, दूसरे को जीतने नहीं दूंगा, उसके लिए ईडी लगानी पड़े, उसके लिए सीबीआई लगाना पड़े, किसी को सांसद सस्पेंड करना पड़े, कुछ भी करना पड़े, देश में हिंदू मुसलमान करना पड़े, देश में आग लगानी पड़े, जातिवाद का जहर खोलना पड़े, सब कुछ करेगी बीजेपी। सत्ता चाहिए। अरे सत्ता के लिए इतने पागल मत होइए। मैं कह रहा हूं देश की जनता जाग चुकी है, देश की जनता महंगाई से, बेरोजगारी छुटकारा चाहती है, निश्चित रूप से वो लेके रहेगी। और हम सब मिलकर इंडिया गठबंधन का हिस्सा है। 28 की 28 पार्टियां
इस इंडिया गठबंधन में है। और यही भारतीय जनता पार्टी को डर है कि ये 28 पार्टियों का जो इंडिया गठबंधन है, अगर ये जिस स्पीड से आगे बढ़ रहा है, जिस स्पीड से आगे चल रहा है, तो भारतीय जनता पार्टी को आप सोच लीजिए कितना % वोट इनके पास है। अगर हमारे सारे लोग मिलकर लड़ते हैं तो हमारे पास क्या वोट की संख्या है, ये भारतीय जनता पार्टी खुद जानती है कि उनकी हालत आगे आने वाले समय में क्या होने वाली है। उनको इस बात का स्पष्ट है दीपक जी, तो इसमें कोई संशय नहीं है, इसमें कोई दोहराई नहीं है कि हम इंडिया गठबंधन का हिस्सा है और मजबूती के साथ इंडिया गठबंधन के साथ खड़े हुए हैं, क्योंकि अरविंद केजरीवाल जी का जो विजन है वो देश को लेकर है, देश की शिक्षा स्वास्थ्य मॉडल को लेकर है, उस मॉडल को आगे बढ़ाने को लेकर विजन है और वो विजन इंडिया गठबंधन के साथ मिलकर पूरा होगा। ठीक है, अब घनश्याम जी आपका भी विजन बता दीजिए, इन्होंने तो अपना बता दिया। देखिए, मेरा विजन सबसे पहले तो इस बात से है कि यदि आप आज के अखबार को देख रहे हैं, आज की खबर को देख रहे हैं, तो हर वो परिवार जो चाहता है भारत में लोकतंत्र रहे, लोकतंत्र वो विरासत है जो आपको पुरखों से मिली और आप अपने बच्चों को देना चाहते हैं, तो इस बात से चिंतित रहिए कि एक ऐसी सरकार है जिसको आपने प्रचंड बहुमत दिया है, लेकिन वो उस संसद में जहां उसके पास प्रचंड बहुमत है, बहस करने से डरती है। इतना डरती है कि जिस समय प्रधानमंत्री और गृह मंत्री को संसद पे हुए हमले पर खुलकर जिम्मेदारी लेनी चाहिए, उस समय उन्होंने विपक्ष के 150 के आसपास सांसदों को उठा के बाहर फेंक दिया, उनको भी जो सदन में नहीं थे। और महत्वपूर्ण बिल पास किए जा रहे हैं जो आपके खिलाफ हो सकते हैं क्योंकि उसमें बहस नहीं हुई है। भारतीय जनता पार्टी के सांसदों ने बहस नहीं की, छोड़िए मीडिया ने बहस नहीं की, दीपक जी ने बहस नहीं की, आपने किसी चैनल पे इन बिलों पे बहस नहीं देखी होगी, पहली बात। दूसरी बात कि इस देश के युवा के पास दो है, या तो मोदी जी की बेरोजगार की गारंटी है या फिर इंडिया अलायंस के पास एक विजन है कि हम देश के युवाओं को कैसे रोजगार देंगे। अभी जो प्रेम शुक्ला जी ने कहा, उनके कहने का मतलब यह है कि इनके आंकड़ों के हिसाब से आपके बच्चों के पास रोजगार है, असल में है या नहीं ये पता नहीं, लेकिन इनके आंकड़ों के हिसाब से 44 करोड़ मुद्रा लोन दिए गए, यानी हर परिवार में 2 मुद्रा लोन दिए गए। आपको मिला या नहीं मिला, आपके आसपास किसी को मिला नहीं मिला, आप तलाश लीजिए और फिर सोचिए कि ये घोटाला कितने बड़े तौर पर किया जा रहा है कि भारतीय जनता पार्टी के इस तानाशाह सरकार के प्रवक्ता यहां बैठ करके कह रहे हैं कि सरकार की नजर में आपके बच्चों के पास रोजगार है, जबकि सच ये है कि हर 2 पढ़े लिखे युवाओं में से 1 पढ़ा लिखा युवा आज बेरोजगार है। ठीक है, ठीक है, ठीक है। मैं अब चरण सिंह सापरा साहब, क्या ऑल्टरनेट एजेंडा क्या है इंडिया के पास? मुझे सिर्फ 4 लाइन में ये समझा दीजिए कि हाँ भाई हम सरकार में आएंगे तो इस तरह से देश को आगे बढ़ाएंगे। ये सब तो पुरानी रटी बातें हैं, बेरोजगारी, महंगाई, यही हर चुनाव में होता है। मैं दे रहा हूं ऑल्टरनेट एजेंडा ये है कि जो लोग मदर ऑफ डेमोक्रेसी की बात करते हैं वो मर्डर ऑफ डेमोक्रेसी उनके सत्ता के तहत हो रहा है। ये जनता बहुत समय से देख रही है, फिर वो चाहे जमीन अधिग्रहण बिल हो या फिर किसानों के काले कानून किस तरह से लाए, किसी से पूछा, स्टेक होल्डर से किसी से बात नहीं की इन्होंने, पार्लियामेंट में कोई चर्चा नहीं की। 1 साल तक किसान सड़कों पर बैठे रहे, उसके बाद में 700 किसानों की मृत्यु हुई, प्रधानमंत्री ने उससे भी हाथ धो लिए। महिलाओं के ऊपर किस तरह से अत्याचार, हमारी बेटियां जो दिल्ली में बैठी थी, खिलाड़ी बेटियां और बृजभूषण आज भी संसद के अंदर बैठते हैं। ये बड़ी बड़ी बातें जो करते हैं तो इनको ये भी उत्तर देना पड़ेगा कि भाई आप जब कहते हैं कि अभद्र भाषा का उपयोग होगा तो कार्रवाई होगी, तो रमेश बिदुरी ने कौन सी भाषा वापरी थी दानिश अली के खिलाफ? आज प्रधानमंत्री ने अगर उपराष्ट्रपति को उन्होंने फोन किया तो उस दिन दानिश अली को उन्होंने फोन क्यों नहीं करा? उसके साथ में संवेदनशीलता क्यों नहीं उन्होंने बताई है? तो ऐसे बहुत से सवाल हैं जो भारतीय जनता पार्टी से पूछे जाएंगे और यह भी पूछा जाएगा कि आप बार बार झूठ, ये बीजेपी जो भारत की झूठी पार्टी है या भारत की जुमला पार्टी है जिसने 100 स्मार्ट सिटी से लेकर के 15 लाख रुपए से लेकर के 2 करोड़ नौकरियों की ये बात करते थे। अब मैं नौकरियों पे भी एक बात और कहना चाहूंगा कि ये जहां कहते हैं कि इतनी नौकरियां उपलब्ध करा दी हैं, तो फिर 82 करोड़ जो भारतवासी हैं उनको मुफ्त अनाज क्यों दे रहे हैं? अगर इस देश के अंदर गरीबी कम हुई है तो 82 करोड़ जनता जो है उसको मुफ्त अनाज देने की नौबत क्यों आ रही है? गरीबी रेखा में आप नीचे क्यों आ रहे हो? हंगर इंडेक्स में आप नीचे के नीचे चलते जा रहे हो। यह भी तो वस्तु स्थिति है ना। इसके ऊपर भारतीय जनता पार्टी को निश्चित रूप से सवाल पूछे जाएंगे और इनके पास में उत्तर नहीं है। ये हमारे एजेंडा का एक पार्ट है। जी देखिए, 4 करोड़ बोगस राशन कार्ड बना के कांग्रेसी जनता का जो राशन खा रहे थे उनको 80 करोड़ गरीबों को अगर राशन मिल रहा है तो पीड़ा हो रही है।
रोटी कपड़ा और मकान की गारंटी की झूठ 70 सालों तक बोले और रोटी कपड़ा और मकान की गारंटी नहीं दी। आज हम रोटी दे रहे हैं, कपड़ा दे रहे हैं, मकान दे रहे हैं, रोजगार दे रहे हैं, महंगाई नियंत्रित कर रहे हैं। महंगाई डॉक्टर मनमोहन सिंह के कार्यकाल में एवरेज इन्फ्लेशन रेट, मुद्रास्फीति की दर 10% थी एवरेज, आज कोरोना काल के बावजूद 5% है। मैंने रोजगार के आंकड़े बताए, सामने से बता रहा हूं, ईपीएफओ में कोई जो है अगर आपको कोई नौकरी पे नहीं रखेगा तो ईपीएफओ में कंट्रीब्यूट करेगा। सबको राहुल गांधी की तरह 420 समझ लिया है, श्रीमती सोनिया गांधी की तरह गबन का अभियुक्त समझ लिया है। जो गबन के अभियुक्त हैं, जो गालीबाज हैं, उनको गालीबाजी और गबन के अतिरिक्त कुछ दिखाई नहीं देता। इस देश में सड़कें बन रही सब देख रहे हैं, एयरपोर्ट बन रहा सब देख रहे हैं, प्रधानमंत्री आवास योजना के तहत मुफ्त के मकान बन रहे हैं सब देख रहे हैं, 13.5 करोड़ लोगों के घर में हर घर नल से जल पहुंचा सब देख रहे हैं, 2.5 करोड़ लोगों को जो है सौभाग्य योजना के तहत मुफ्त में बिजली कनेक्शन मिला सब देख रहे हैं। किसानों को प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि की तरफ पहले उनके अकाउंट में पैसे जा रहे हैं, हर कोई देख रहा है। शौचालय बना, हर कोई देख रहा है। तो लगातार प्रगति के मानकों पर भारत 10वें नंबर की अर्थव्यवस्था से 5वीं हो गई और तीसरे कार्यकाल में मोदी जी की तीसरे नंबर की अर्थव्यवस्था हो जाएगी। 2014 के पहले आपकी दशा क्या थी कि आप मोबाइल के नेट इंपोर्टर थे, आज आप एक्सपोर्टर हैं। ऑटोमोबाइल में आज आप तीसरे नंबर पर हैं। तो भारत और फ्रेजाइल 5 कब थी? डॉक्टर मनमोहन सिंह के कार्यकाल में क्रेडिट रेटिंग एजेंसी फ्रेजाइल 5 कहा करती थी। भारत की ये अवस्था थी। 4.9% की ग्रोथ रेट पर हमने इनको दिया था 8.5% पे 2004 में और 4.9% पर उन्होंने सत्ता का ठीक है, रुकना होगा चरण भाई। पहला सवाल आपसे था, देश को फेल अगला किया सवाल था। प्रेम ये सबके सामने है। मेरे पास वक्त बिल्कुल खत्म हो गया है। एक और चर्चा रख लेंगे इस पर, कोई दिक्कत नहीं, एक और चर्चा रख लेंगे। वक्त मुझे इतने की इजाजत देता है। जी न्यूज़।